कोशिश करती है अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करने की। वो पहले प्रैक्टिस करती है जहां उसका हस्बैंड रहता है पुणे में। उसके बाद वहां से जब पुणे से कारगिल ट्रांसफर होता है, महिला अपने हस्बैंड के साथ वहां पहुंच जाती है। वहां पर बच्चे का एक जन्म होता है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और फाइनली वो अपने मायके एंड ससुराल जो अहमदाबाद है वहां शिफ्ट हो जाती है और फिर वहां पर प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। इस बीच में हस्बैंड एग्रीव होता है। देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लीगल पेंच है। अदालत ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के जो निष्कर्ष थे, उन्हें रिकॉर्ड से पूरी तरह हटा दिया। अच्छा, एक्सपंज कर दिया। हाँ, एक्सपंज कर दिया। मतलब पत्नी के माथे से वो कलंक मिटा दिया गया। लेकिन तलाक को बरकरार रखने का कारण था इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। यानी शादी का पूरी तरह से टूट जाना। जी, कानून ये जानता है कि अदालत का कोई भी आदेश दो लोगों के दिलों को जबरदस्ती नहीं जोड़ सकता। 15 सालों की लंबी लड़ाई थी ये। दोनों के बीच कड़वाहट इतनी गहरी हो चुकी थी और जहां तक मुझे याद है पति ने दूसरी शादी भी कर ली थी। हाँ, कथित तौर पर कर ली थी। तो उस रिश्ते में लौटने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। और पत्नी का मकसद भी उस शादी को जबरन बचाना नहीं था। वो बस ये साबित करना चाहती थी कि वो एक क्रूर पत्नी या घर तोड़ने वाली औरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये लड़ाई एक शादी को बचाने की थी ही नहीं, ये एक महिला के आत्मसम्मान और उसकी डिग्निटी की लड़ाई थी। बिल्कुल। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस अदृश्य नियम पर भी प्रहार किया जिस पर अक्सर कोई बात नहीं करता। अदालत ने इसे नाम दिया इम्प्लाइड स्पाउसल वीटो, यानी पति का निहित वीटो अधिकार। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे समाज की रग रग में बसा हुआ है। हाँ, मतलब बिना कहे ही मान लिया जाता है। बिल्कुल। इम्प्लाइड स्पाउसल वीटो का मतलब ही यही है कि शादी के बाद पति के पास पत्नी की जिंदगी, उसके करियर और उसके फैसलों पर एक अंतिम और अघोषित अधिकार आ जाता है कि मेरी मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। हाँ, और ये वीटो हमेशा सीधे शब्दों में नहीं कहा जाता। यह बहुत ही सटल तरीके से काम करता है। इसे पारिवारिक चर्चा, बड़ों का सम्मान या एडजस्टमेंट का नाम दे दिया जाता है। जब फैमिली कोर्ट ने कहा था कि कार्ड छापना भावनाओं को आहत करना है, तो वो असल में इसी वीटो को लीगल वैलिडिटी दे रहा था। ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास है। मतलब आज के समय में शादी से पहले लड़कियों की एजुकेशन का खूब जश्न मनाया जाता है। हम देखते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पर विज्ञापन आते हैं कि पढ़ी लिखी वर्किंग प्रोफेशनल लड़की चाहिए। जी, इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए। हाँ, लेकिन शादी के बाद अचानक से वही एजुकेशन, वही इंडिपेंडेंस एक खतरा बन जाती है। ऐसा क्यों है कि पति का करियर हमेशा फिक्स्ड माना जाता है, जिसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और पत्नी का करियर हमेशा फ्लेक्सिबल मान लिया जाता है? इसके पीछे सीधा सा कारण है पितृसत्तात्मक नियंत्रण। जब तक महिला की शिक्षा परिवार की सोशल स्टैंडिंग बढ़ाती है, तब तक वो बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही वो शिक्षा उसे आर्थिक आजादी देने लगती है या पति के कंफर्ट जोन में खलल डालती है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल, तुरंत उस वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पत्नी अपने करियर को चुनती है, तो समाज तुरंत उसका चरित्र हनन करने लगता है। उसे अहंकारी, स्वार्थी या घर तोड़ने वाली का लेबल दे दिया जाता है। हाँ, कि देखो कितनी मॉडर्न हो गई है, परिवार की परवाही नहीं है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पति के रवैये को साफ तौर पर मेल शोविनिज्म कहा है। पति अपनी सेना की नौकरी के कारण एक अजीब सी श्रेष्ठता के भ्रम में था। उसने कभी पत्नी के करियर को गंभीरता से लिया ही नहीं। और इस मेल शोविनिज्म की कलई खोलने के लिए मतलब कोर्ट ने एक इतना बेहतरीन लॉजिक दिया है, वो रोल रिवर्सल टेस्ट। वो मेरा इस पूरे विश्लेषण का सबसे फेवरेट हिस्सा है। हाँ, वो थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत पावरफुल था। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि जरा सोचिए, अगर सिचुएशन उल्टी होती, अगर पत्नी सेना में एक अफसर होती जिसकी बार बार पोस्टिंग होती और पति एक डॉक्टर या डेंटिस्ट होता, तो क्या कोई भी अदालत या ये समाज उस पति से ये उम्मीद करता कि वो तो असली सवाल यही है, शादी पार्टनरशिप है या परमिशन सिस्टम? सुप्रीम कोर्ट ने इस इनविजिबल वीटो को किस तरह समझा और वाइफ की डिग्निटी को कैसे देखा? यही इस जजमेंट का सबसे बड़ा लीगल ट्विस्ट है। पूरी लीगल रिपोर्ट देखने के लिए रिलेटेड लिंक पर क्लिक करें और कानून प्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोर्ट उसे क्रूरता या परित्याग का दोषी ठहराती? कभी नहीं ठहराती। लोग कहते कि भाई वो तो काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। हाँ, ये सीधा सा सवाल हमारी न्यायिक व्यवस्था और समाज के भीतर गहराई तक बैठे उस जेंडर बायस को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। ये साबित करता है कि उम्मीदों का ये पूरा ढांचा लॉजिक पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेंडर